कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, हम नागरिक शास्त्र पर चर्चा कर रहे थे। नागरिक शास्त्र में हम देख रहे थे अध्याय 4 केंद्र की सरकार, न्यायपालिका। आइए हम आज सामाजिक विज्ञान की उस पहलू पर चलें। कल तक हमने देखा भैया बहनों, हम चर्चा कर रहे थे सरकार के 3 अंग। सरकार के 3 अंग में एक कहलाता है व्यवस्थापिका, जिसको हम संसद कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसको मिलाकर के संसद बनता है, जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन? मंत्रिमंडल। और हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, तो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को हम कार्यपालिका कहते हैं। संसद का काम नियम कानून बनाना, देश की व्यवस्था को ठीक करना, इसलिए वो व्यवस्थापिका है। फिर उसके द्वारा बनाए गए नियम और कानून को लागू करना, क्रियान्वित करना, ये कार्य है कार्यपालिका का। परंतु भैया बहनों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं न्यायपालिका। आइए, न्यायपालिका ये सरकार का ही अंग है, परंतु भैया बहनों इसको व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इससे स्वतंत्र रखा गया है, अलग रखा गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय दे सके, वह किसी के दबाव में आकर के कोई पक्षपात ना कर सके। इसके कारण न्यायपालिका को अलग रखा गया है। न्यायपालिका के निर्णय में हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी दखलंदाजी नहीं कर सकता, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। तो आइए हम आज न्यायपालिका की चर्चा करते हैं। भैया बहनों, आपने सुना होगा जब कोई झगड़ा लड़ाई होती है किसी के घर परिवार में, पड़ोसी में, तो एक बात कहते हैं, मैं तुम्हें जिला न्यायालय में खींचूंगा, जिला न्यायालय में अगर नहीं हुआ तो मैं उच्च न्यायालय में लेके जाऊंगा, हाई कोर्ट खींचूंगा, हाई कोर्ट में भी अगर तेरा फैसला नहीं हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। आपने ऐसा सुना होगा। भैया बहनों, यही न्यायपालिका है। मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय, जिसे हम न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। पिछली कक्षा में आपने जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा होगा भैया बहनों। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो दिल्ली में स्थित है। इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। भैया बहनों, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय वो उच्च न्यायालय कहलाता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा न्यायालय बिलासपुर में है, जिसे हम हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहते हैं। हम आज बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। तो आइए सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में हम आज जानने का प्रयास करें। उच्चतम न्यायालय के क्या क्या क्षेत्राधिकार है भैया बहनों? तो पहला कहता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्षेत्र। इसके अंतर्गत ऐसे मुकदमे जो केंद्र व राज्य सरकार के बीच हों, मतलब ऐसा कोई विवाद भैया बहनों जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है, तो ऐसी कोई भी विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। फिर उसी में दूसरा बिंदु और देखिएगा, ऐसे मुकदमे जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हो। भैया बहनों, 2 राज्य, मान लिया जाए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की किसी विषय में लड़ाई है या विवाद हो रहा है, तो भैया बहनों ऐसे मुकदमे वो हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में भी नहीं, न मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में नहीं, ये कहा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। तो 2 राज्यों का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। फिर कहता है ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हो। भैया बहनों, हमें संविधान ने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं, तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, हमें कोई उससे रोकता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकते हैं। इसकी भी सुनवाई कहाँ होगी? हमारे सर्वोच्च न्यायालय में होगी। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। फिर दूसरा बिंदु देखते हैं अपीली अधिकार। तो अपीली अधिकार माने क्या? इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। उच्च न्यायालय, तो मैंने कहा उच्च न्यायालय माने क्या? शब्दों का ध्यान चाहूंगा भैया बहनों। उच्च माने राज्य का बड़ा न्यायालय, उच्चतम शब्द है सुप्रीम कोर्ट के लिए, सर्वोच्च न्यायालय है ये। तो ये कहता है अगर कोई भी मामला न्यायालय, संवैधानिक कोई मामला है, दीवानी या फौजदारी, जिसमें
हत्या, मर्डर, लूटपाट, डकैती, जमीन जायदाद, संपत्ति, ऐसा कोई भी मामला जो उच्च न्यायालय में निर्णय दे दिया है मगर कोई व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वह वहां से सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। जैसा कि नाम ही है अपीली, वो फिर से अपील कर सकता है कि नहीं, मैं इस सुनवाई से संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपनी मुकदमा कहां ले जाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में देना चाहता हूं और सही निर्णय चाहता हूं। तो भैया बहनों, इस तरीके से हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत ये सभी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। आइए हम और भी कुछ जानने का प्रयास करें इसमें। तो ये क्या कर रहे हैं, परामर्श क्षेत्राधिकार। अब ये क्या है, तो इसको भी हम जानने का प्रयास करें भैया बहनों। यहां से देखिएगा, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है भैया बहन। अर्थात देश का ऐसा कोई मामला जो बहुत ही गूढ़ है, जो राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है और ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, उससे सुझाव मांग सकता है। मगर उसको मानना या ना मानना राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भैया बहनों, दूसरी बात यहां पर और कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। अगर कोई हमें मौलिक अधिकारों से रोकता है, मौलिक अधिकारों से कोई हमें वंचित करता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकते हैं। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन, अर्थात अगर सरकार ने कोई नियम बनाया या कोई कानून बनाया और किसी ने उसको चुनौती दिया कि सरकार का ये कानून उचित नहीं लग रहा है, तो भैया बहनों सर्वोच्च न्यायालय उसे पुनरावलोकन, पुनः धन अवलोकन, मतलब फिर से उस पर विचार करें, ऐसा वह संसद को अपना सुझाव प्रेषित कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कोई नियम कानून बनाती है जो हमारे संविधान के दायरे से बाहर है, तो भैया बहनों ऐसे नियमों या कानूनों को कौन, सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। अवैध माने यह गलत है, यह मान्य नहीं होगा, इस प्रकार से उसे अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया बहनों हमारे सर्वोच्च न्यायालय को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। हमारे देश के चाहे वह मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे देश का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो, अगर कोई भी देशद्रोह का ऐसा कोई गंभीर मामला आ जाए या ऐसा कोई संगीन आरोप उस पर अगर लगता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री या भारत के किसी भी नागरिक को दंडित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय जो हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। भैया बहनों, यह कालखंड, यह विषय यही समाप्त होता है। और आप जो भी बातें नहीं समझ में आया होगा तो निस्संदेह मुझे अपना प्रश्न फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप से या जिस माध्यम से या स्कूल आते हैं तो उन सभी माध्यमों से मुझ तक अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी किसी प्रकार की शंका का समाधान कर सकूं। धन्यवाद। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, समझें और अच्छे नंबरों से पास हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।